रिया की शादी दिसंबर के महीने में हुई। ठंड का मौसम था। हर तरफ मेहमान, आवाजें, चाय की खुशबू और रस्मों की तैयारी चल रही थी। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी और उसकी शादी अर्जुन से हुई थी, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। अर्जुन का घर शहर के एक पुराने एरिया में था, जहां ज्यादातर घर एक जैसे थे। 2 मंजिला मकान, छोटी बालकनी और एक आंगन। शादी के बाद रिया जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने महसूस किया कि घर का माहौल थोड़ा अलग है। बाहर से तो ये घर बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर इस घर का माहौल थोड़ा घुटन भरा था। इस घर का स्ट्रक्चर पुराने घरों की तरह था। दरमियान में एक आंगन और उसके आसपास कमरे, किचन और एक बैठक। घर में अर्जुन के पेरेंट्स के अलावा उसकी छोटी बहन निशा भी रहती थी। पहले कुछ दिन तो सब नॉर्मल लग रहा था। शुरू में रिया सुबह सबसे पहले उठती थी। सर्दियों में पानी ठंडा होता था, इसीलिए वो किचन के पास वाले गीजर का स्विच ऑन कर देती। फिर वो सुबह सुबह चाय बनाती और नाश्ता तैयार करती। उसकी सास कमला जी पहले से ही जाग रही होती थी और अपना पूजा पाठ कर रही होती थी। निशा, अर्जुन की छोटी बहन, अभी कॉलेज खत्म कर चुकी थी और घर पर ही रहती थी। उसका रूटीन काफी सिंपल था। लेट उठना, फोन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, कभी कभी शॉपिंग के लिए बाहर चले जाना। रिया ने पहले कुछ दिन में ही नोटिस किया कि घर का माहौल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। कमला जी सीधा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बात करते वक्त अक्सर उनकी टोन थोड़ी अलग होती। जैसे एक दिन रिया ब्रेकफास्ट बना रही थी जब कमला जी वहां आई और बड़े कैजुअली कहा, हमारे घर में आमतौर पर बहू लोग थोड़ा जल्दी काम सीख लेती हैं। निशा भी वहीं पर थी और उसने अपने फोन से नजरें उठाए बिना कहा कि हाँ मम्मी, आजकल की मॉडर्न लड़कियां कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। रिया ये सब सुनने की आदी हो चुकी थी। वो अपनी सास के सामने कुछ बोलती ना थी, लेकिन उसकी सास और अर्जुन की छोटी बहन अक्सर अजीबोगरीब कमेंट्स पास किया करते थे। रिया का स्वभाव काफी नर्म था। उसके पेरेंट्स ने उसे शादी से पहले ही समझा दिया था कि पहले कुछ महीने उल्टी सीधी बात हो तो कभी जवाब मत देना। रूटीन धीरे धीरे सेट हो गई थी। सुबह की चाय और नाश्ते के बाद 9 बजे तक अर्जुन अपने ऑफिस चला जाता था। उसके बाद घर में रिया, कमला और निशा ही रहते थे। दोपहर को कभी कभी कमला जी अपनी किसी फ्रेंड के घर चली जाती थी या फिर निशा के साथ मार्केट चली जाती थी। रिया अक्सर घर पर अकेली रहती। इसी रूटीन के बीच उसकी मुलाकात पड़ोस वाली एक लड़की से हुई जिसका नाम शालिनी था। शालिनी भी इसी मोहल्ले में 3 साल पहले ब्याही हुई आई थी। पहली बार रिया उसे तब मिली जब वो सुबह टेरेस पर कपड़े सुखा रही थी। तब उसकी शालिनी से थोड़ी हेलो हाई हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई। अगले कुछ हफ्तों में शालिनी रिया के लिए एक नॉर्मल सी सपोर्ट सिस्टम बन गई। कभी कभी वो दोपहर को चाय पीने आ जाती थी जब कमला जी घर पर नहीं होती। शालिनी टिपिकल दिल्ली वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। एक दिन जब दोनों टेरेस पर बैठे चाय पी रहे थे तो शालिनी ने ऐसे कैजुअली पूछा, तुम्हारे सास और नंद कभी पुरानी दिल्ली जाते हैं? रिया ने कहा, पता नहीं, कभी कभी शाम को बाहर जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं ये पता नहीं। शालिनी कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। फिर उसने घबराते हुए बोला, मैं एक बात बोलूं, शायद मुझे गलत भी लग रहा हो, लेकिन शायद तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट है। रिया ने हैरानगी से शालिनी से पूछा, क्या? शालिनी धीरे से बोली, कुछ दिन पहले मैं चांदनी चौक साइड गई थी अपनी बुआ के साथ। वहां पर एक गली है जहां पर लोग कहते हैं कि एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा बैठते हैं। रिया ने कुछ नहीं कहा। शालिनी ने बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने वहां तुम्हारी सास और निशा को शायद देखा था। रिया ने उसे हैरत से पूछा, पक्की बात है, क्या ये वही थी? शालिनी ने थोड़ा कंफ्यूजन में जवाब दिया,
मैं 100% श्योर तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो दोनों ही थीं और वो उसी गली से निकल रही थी जहां वो आदमी रहता है। रिया ने तुरंत कुछ रिएक्ट नहीं किया। दिल्ली में लोग कई जगह जाते हैं, मंदिर, दरगाह, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास। उसने बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन कुछ रातों के बाद एक अजीब चीज हुई। रिया ने सपने में देखा कि वो अपने ही बेडरूम में है। रूम बिल्कुल सेम टू सेम था, बेड, अलमारी, साइड टेबल, लेकिन कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो पूरी तरह शैडो जैसा था, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था और वो सीधा रिया की ही तरफ देख रहा था। सपने में रिया बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, जैसे उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। उस शैडो ने धीरे से रिया के करीब कुछ कदम लिए और तभी रिया झटके से जाग गई। रूम बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके सपने में था। अर्जुन उसके पास सो रहा था, लेकिन रिया का दिल इतनी तेज धड़का कि उसे लग रहा था कि वो उसके सीने से बाहर आ जाएगा। सुबह जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई थी तो उसने एक और चीज नोटिस की। उसकी गर्दन की साइड पर एक पतला सा रेड मार्क था, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से पकड़ा। उसने सोचा शायद नींद में कहीं लग गया होगा। दिन नॉर्मल गुजर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी। कभी किचन में खड़ी होती तो लगता कि पीछे कोई खड़ा है, कभी हॉलवे से गुजरती तो लगता कोई उसे देख रहा है। एक दिन दोपहर को जब कमला और निशा बाहर गई हुई थी, रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी। घर पूरी तरह से शांत था। तभी उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टेरेस पर मौजूद हो और चीजें इधर उधर कर रहा हो। रिया ने सोचा कि शायद किसी नेबर की आवाज है, लेकिन जब वो टेरेस पर गई वहां पर कोई नहीं था। और उस दिन के बाद से रिया की तबीयत भी धीरे धीरे चेंज होने लगी। उसकी भूख कम हो गई थी, सुबह उठते ही थकान महसूस होती, कभी कभी बिना किसी वजह के चक्कर आ जाते थे। कमला जी और निशा अक्सर बात करते कि ये सब रिया का ड्रामा है, काम ना करने के लिए ये सब ढोंग करती है। एक दोपहर रिया किचन में ही थी और किचन की साफ सफाई कर रही थी। उसे एक छोटा सा कपड़े का बंडल मिला जो पीछे किसी कॉर्नर में छुपा हुआ था। उसने बड़े हैरत से उसे खोला। अंदर कुछ अजीब चीजें थीं, लाल धागा, थोड़े से बाल और एक फोल्डेड पेपर। जब उसने वो पेपर खोला तो उसमें उसकी फोटो चिपकी हुई थी। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उस वक्त उसे शालिनी की बात याद आई, पुरानी दिल्ली और वो बाबा। और उसके दिमाग में पहली बार एक ख्याल आया जो उसने पहले कभी सीरियसली कंसीडर नहीं किया। रिया ये सोचने लगी कि उसके सपने और उसको जो घर में अजीब सा लगता था और उसके बाद ये सब कुछ मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने सोचा कि वो शायद अर्जुन से बात करेगी, लेकिन घबराहट की वजह से उसने ये बात किसी से नहीं कही। उसने बस ये सब कुछ लिया और बाहर कचरे में फेंक दिया। उस रात रिया को फिर से एक सपना आया, लेकिन इस बार सपना काफी अलग था। इस बार उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है और उसके पीछे से कोई धीरे से उसका नाम बुला रहा है, रिया। वो आवाज इतनी हल्की थी कि लगता था हवा के साथ आ रही है। और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक अजीब सी चीज खड़ी थी, बिल्कुल सीधा, एक शैडो। और इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था और साथ में रिया का नाम पुकार रहा था। रिया ने सपने में भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश के बावजूद वो वहां से हिल नहीं पाई। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया और अचानक से उसकी आंख खुली। जब वो उठी तो कमरा बहुत ही अजीब था।
कमरे में एक डिम लाइट जल रही थी जो अर्जुन को सोने के लिए पसंद थी, लेकिन उसका बदन पूरी तरह से पसीने में भरा हुआ था और उसके दिल की धड़कन जैसे कलेजे से बाहर आ रही थी। रिया के दिमाग में अब वो सब कुछ चल रहा था जो पिछले कई दिनों में उसके साथ हुआ था। और फिर किचन से उस पोटली का मिलना और उसमें उसके बाल और उसकी तस्वीर, ये सब कुछ रिया को और भी ज्यादा डरा रहा था। कमरे की उस हल्की सी लाइट में रिया की अलमीरा का शैडो दीवार पर पड़ रहा था। उस शैडो के अंदर उसको ऐसे लगा कि कोई साफ खड़ा है। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाया कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन अगले कुछ दिन में चीजें और अजीब हो गई। रिया का रूटीन अब भी वही था, सुबह उठना, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, लेकिन अब उसे हर वक्त थकान महसूस होती। कभी कभी वो किचन में खड़ी होती तो अचानक उसे लगता कि उसके पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं है। एक सुबह जब वो आटा गूंद रही थी, उसके हाथ अचानक रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे कान के पीछे से हल्की सी सांस ली हो। वो तुरंत मुड़ कर पीछे देखती है, लेकिन किचन बिल्कुल खाली था। सिर्फ फ्रिज का कंप्रेसर चलने की आवाज आ रही। उसने अपने आप को फिर समझाया कि शायद ये सब उसकी खुद की इमेजिनेशन है। लेकिन उस दिन दोपहर को जब कमला और निशा मार्केट गए हुए थे, रिया एक बार फिर ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। घर में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उसने क्लियरली ऊपर से एक बार फिर से आवाजें सुनी, जैसे टेरेस पर कोई चल रहा हो और सामान इधर उधर कर रहा हो। रिया ने तुरंत टीवी म्यूट कर दिया, लेकिन वो आवाज अभी भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे से उठकर स्टेयर्स की तरफ गई। जब वो टेरेस पर पहुंची तो वहां सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। 2-3 कपड़े जो कि क्लॉथ लाइन पर सूख रहे थे, हवा में हिल रहे थे और वहां पर कोई नहीं था। उस रात रिया ने डिसाइड किया कि वो शालिनी को सब बताएगी। अगले दिन दोपहर को जब कमला और निशा घर पर नहीं थी, शालिनी चाय पीने आई। उसका बेटा नीचे आंगन में खेल रहा था। रिया ने उससे पूरा इंसिडेंट बताया, अपने सपने, अपनी गर्दन का निशान और वो पोटली जिसमें उसकी फोटो और उसके बाल थे। शालिनी पहले चुपचाप सुनती रही, फिर उसने बहुत ही सीरियस होकर कहा, तुम्हें एक बात सच सच बतानी पड़ेगी। क्या तुमने वो बंडल किसी और को दिखाया? रिया ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने वो बाहर कचरे में फेंक दिया। शालिनी ने गहरी सांस ली। देखो, मैं नॉर्मली ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन पुरानी दिल्ली में जो लोग उस बाबा के पास जाते हैं वो अक्सर इस तरह की चीजें करवाते हैं। रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुमने उस बाबा को देखा है? शालिनी ने हाँ में सर हिलाया। वो एक पुरानी गली में रहता है, जामिया मस्जिद के पास। वहां एक छोटा सा कमरा है जहां पर वो लोगों से मिलते हैं। मैं खुद कभी अंदर तो नहीं गई, लेकिन मेरी बुआ ने कहा था कि वो लोग वहां पर ये जादू और तंत्र करवाने जाते हैं। रिया का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। उसने सोचा कि अगर सच में कमला और निशा वहां गई थी तो किस लिए गई थी। उस रात एक बार फिर अजीब घटना हुई। रिया को नींद के बीच में अचानक लगा कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसे बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पास मौजूद है। उसने धीरे से साइड लैंप ऑन किया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उस मूवमेंट में उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर गई। दरवाजा इस बार हल्का सा खुला था। रिया को याद है कि वो सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करती थी। उसने अर्जुन को जगाया और उससे अर्जुन से पूछा कि क्या तुमने दरवाजा खोला?
अर्जुन ने नींद में ही कहा, नहीं, तुमने शायद बंद नहीं किया होगा। रिया उठी और उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर से बिस्तर में आ गई। अभी भी उसे बहुत महसूस हो रहा था कि कोई शायद उसे कहीं खड़ा देख रहा है, उसके बिल्कुल पास। उसने फिर से सोने की कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसे लगा कि उसके ऊपर से उसका कंबल किसी ने खींचा। वो एकदम घबरा गई और उसने कमरे की लाइट ऑन की। अर्जुन, जो अभी भी अपनी जगह पर सो रहा था, अचानक से बोला, क्यों तंग कर रही हो? मुझे सुबह ऑफिस जाना है। रिया ने अर्जुन को कुछ नहीं कहा। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने इधर उधर देखा तो उसकी साइड का कंबल इस वक्त पूरी तरह से नीचे पड़ा था। उसे लगा कि शायद अर्जुन ने सोते हुए अपनी लात मारी होगी और कंबल को नीचे गिरा दिया होगा, लेकिन उसको दिल में ये महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। फाइनली उसने फिर से कमरे की लाइट बंद की और वो सोने लगी। अब वो अपनी नींद में जा चुकी थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया। उसके सीने के ऊपर उसे एक बहुत ही भारी दबाव महसूस हुआ। रिया ने तुरंत आंखें खोली और हिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसे जैसे उसका बदन उसके कंट्रोल से बाहर था। वो आंखें खोलकर क्लियरली उस शैडो को देख पा रही थी जो अब उसके सीने के ऊपर बैठा था। उसको उस अंधेरे के अंदर कुछ भी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसको यह महसूस हो रहा था कि बाकायदा कोई उसके ऊपर बैठा है और वो उसका गला दबा रहा है। रिया ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके हलक में रुक गई। रिया ने बताया कि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। कई मिनटों तक वो संघर्ष करती रही और उठने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और ना ही वो अपने साथ लेटे अर्जुन को जगा पा रही थी। उसकी सांस उखड़ने लगी, ऐसे जैसे वो साया उसका गला दबा रहा। रिया की हालत बहुत खराब थी और वो पूरी पसीने में भर चुकी थी। जब कई मिनटों तक संघर्ष करने के बाद और अपनी हालत इतनी खराब करने के बाद कुछ हो ना सका, तो रिया ने जल्दी से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। वो मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर से वो बोझ कम हो रहा है। उसकी सांस फिर से वापस आने लगी और उसको एक बार फिर से ऐसे लगा कि उसके बदन में अब थोड़ी जान है। कुछ लम्हों के बाद उसके कमरे में बिल्कुल खामोशी हो गई और वो साया अब वहां पर नहीं था। रिया अपने बदन पर कंट्रोल बहाल कर चुकी थी और वो जल्दी से उठी और चिल्लाकर उसने अर्जुन को उठाया, जो घबरा कर उठा। उठते ही अर्जुन ने रिया की तरफ देखा तो रिया की हालत देखकर वो भी घबरा गया। उसने रिया से पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई सपना आया है या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो रिया ने पहले तो कुछ नहीं बोला, वो डर से अभी भी पूरी तरह से सहमी हुई थी। अर्जुन ने जल्दी से रिया को पानी लाकर दिया और फिर रिया ने पानी पीने के बाद अर्जुन को वो सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसको ये सब कुछ महसूस हुआ, कैसे उसके ऊपर एक बोझ काफी मिनटों तक बैठा रहा और किस तरह से वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। अर्जुन ने रिया को तसल्ली देते हुए कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है और कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। इसमें जरूरी नहीं कि कोई भूत या कोई प्रेत मुलव्विस हो। उस रात के बाद रिया की नींद लगभग टूट गई थी। वो सोने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कभी कमरे के कोने से, कभी दरवाजे के पास। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि कई बार वो अचानक उठकर लाइट ऑन कर देती और अजीब सी हरकतें करती। अर्जुन को पहले लगता था कि ये सब सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन धीरे धीरे उसने भी नोटिस किया कि रिया सच में बहुत कमजोर हो गई है। उसका वेट काफी गिर गया है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अगले दिन रिया ने एक बार फिर से शालिनी से बात की।
इस बार रिया बहुत ही तकलीफ में थी और वो शालिनी के सामने रो पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्जुन भी उस पर विश्वास नहीं करता। तो शालिनी ने उसको एक प्लान बताया कि अगले कुछ दिन तुम बस हनुमान चालीसा का जाप करती रहो, दिन रात जब भी तुम्हें टाइम मिले। और शालिनी ने रिया से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये दोनों घर से बाहर जाएंगी तो हम इनका पीछा करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। अगले 2 दिन तक तो कमला जी और निशा कहीं नहीं गई, लेकिन तीसरे दिन वो एक बार फिर से रिया को बोल कर निकली कि हम कहीं जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। उसने तुरंत शालिनी को मैसेज किया और शालिनी भी तैयार हो गई। उन दोनों ने तुरंत उनका पीछा शुरू किया। कमला जी और निशा ने गली के कोने से एक रिक्शा लिया और सीधा चल पड़ी। शालिनी और रिया ने एक दूसरे रिक्शे वाले को रोका और उसे कहा कि तुरंत उस रिक्शे का पीछा करो। वो दोनों रिक्शास काफी देर तक पुरानी दिल्ली की तरफ चलते रहे और फाइनली उस गली के पास आकर कमला जी और निशा उस रिक्शे से बाहर उतरी। शालिनी और रिया ने भी अपना रिक्शा उनसे कुछ दूरी पर रुकवाया। उन्होंने कमला जी और निशा का पीछा करना शुरू किया और काफी दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि कमला जी और निशा दोनों उसी छोटे कमरे की तरफ गई और बाद में अंदर चली गई। अब रिया को ये यकीन हो गया था कि कमला जी और निशा रिया के ऊपर कुछ करवा रही हैं। रिया को इस बात की समझ नहीं आई कि अब वो इससे कैसे डील करे। उस शाम रिया ने अपने घर वालों से बात की और उसने कहा कि वो अपनी मम्मी के पास कुछ देर के लिए वापस जाना चाहती है। कमला जी ने उसे इस बात से मना किया और कहा कि बेटी अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद तुम अपने घर चली जाना। लेकिन रिया इतनी घबराई हुई थी कि उसने इस बात पर इंसिस्ट किया कि वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है। अगले दिन वो अपनी मम्मी के पास अपने मायके चली गई और उसने जाकर अपने घर वालों को वो सब बातें बताई। उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसने खुद अपनी सास को उस कमरे में जाते देखा, उस बाबा जी के पास, और किस तरह से उस पोटली में उसके बाल, उसकी तस्वीर और सुई वगैरह इस तरह की चीजें रखी थी। अपने मायके आकर रिया की तबीयत कुछ बेहतर हुई। उसकी मम्मी ने यह फैसला किया कि वो उसको अपने मंदिर के पुजारी जी के पास लेकर जाएंगी। उनके पुजारी जी इन चीजों में काफी महारत रखते थे। लेकिन इससे पहले कि वो रिया को पुजारी जी के पास लेकर जाती, रिया की सास और निशा दोनों उसके घर पर आई। वो अपने साथ इस बार कुछ खीर बनाकर लाई। उन्होंने रिया को कहा कि ये खीर मैं स्पेशल तुम्हारे लिए बनाकर लाई। ये खीर मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, तुम्हारी तबीयत के लिए बहुत बेहतर होगी, इसीलिए मैं खीर तुम्हारे लिए लाई हूँ कि तुम ये खीर खाओगी और तुम्हारी तबीयत बेहतर होगी। रिया बहुत घबरा गई। उसका मन ये खीर खाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी सास ने जबरदस्ती उसे ये खीर खिलाई और अपने सामने बैठकर उसको पूरी खीर खत्म करने को कहा। रिया ने मजबूरी में वो खीर खाई और वो खीर खाने के बाद उस रात उसकी तबीयत और खराब हो गई, यहाँ तक कि उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा कि रिया बहुत कमजोर है और इसमें खून की कमी है। उन्होंने रिया का थोड़ा बहुत इलाज किया और उसे घर भेज दिया। उस रात रिया को एक बार फिर से भयानक सपना आया। इस बार एक बार फिर से वो स्लीप पैरालिसिस में गई और एक बार फिर से उसे अपने सीने के ऊपर वही दबाव महसूस हुआ, वही दबाव जो उसने अपने ससुराल में महसूस किया था। वो साया अब रिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। रिया एक बार फिर से अपने बदन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका जिस्म जैसे एकदम जाम हो गया हो और उसकी आवाज जैसे एकदम बंद हो गई। वो साया एक बार फिर से उसका गला दबा रहा था। इस बार रिया की सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी और इस बार वो साया रिया को और भी क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो एक जले हुए आदमी का साया था। उसके बाल बहुत ही गंदे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था।
उसकी एक आंख बहुत ही भयानक लाल और दूसरी आंख जैसे वहां पर थी ही नहीं। रिया उसका ये भयानक चेहरा देखकर इंतहाई घबरा गई और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो चीखे चिल्लाए या अपने बदन पर कंट्रोल करे, लेकिन वो साया रिया का गला और भी जोर से दबाता रहा और अपना चेहरा रिया के चेहरे के बिल्कुल पास में ले आया। कुछ देर तक संघर्ष करते हुए और अब उसके इतने खौफनाक चेहरे को अपने सामने यूं देखते हुए रिया की हिम्मत जवाब दे गई और रिया वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब रिया की मम्मी उसके कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि रिया अपने बेड पर पड़ी है, ऐसे जैसे बेजान पड़ी, और उसके गर्दन के ऊपर साफ तौर पर गला दबाने के निशान थे। वो घबरा गई और उन्होंने फौरन चीखना चिल्लाना शुरू किया। घर के और लोग भी जमा हो गए और उन्होंने रिया को उठाने की कोशिश की। रिया अपने होश में नहीं थी। वो तुरंत उसे अस्पताल ले गए। एक बार फिर से वहां पर डॉक्टर से मिले, उसका इलाज करवाया। डॉक्टर्स को रिया की हालत देखकर यह शक हुआ कि रिया को जबरदस्ती मारने की कोशिश की गई है। उसके गले पर वो निशान बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे और रिया की हालत बहुत बुरी थी। कुछ देर में पुलिस भी वहां पर आ गई और पुलिस ने रिया के घर वालों से बातचीत शुरू की। अब सबको ऐसा लग रहा था कि शायद रिया के घर वालों ने ही रिया को जबरदस्ती मारने की कोशिश की। रिया की सास जब वहां पहुंची तो खूब नाटक हुआ। रिया की सास ने चीखना चिल्लाना डाल दिया और रिया की सास ने उसके घर वालों पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरी बहू को जबरदस्ती मारने की कोशिश की है। रिया की मम्मी ये सब सुनकर घबरा गई। उन्होंने रिया की सास से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास तो ऐसे जैसे बिल्कुल काबू से बाहर थी। वो किसी न किसी तरह रिया के घर वालों को पुलिस में पहुंचाना चाहती थी। फाइनली जब कुछ देर बाद रिया होश में आई, उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो रिया ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया और अपने घर वालों की जान छुड़वाई। रिया की सास ने उसके घर वालों से फिर भी बहुत ज्यादा लड़ाई की। वो रिया को अपने साथ वापस घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रिया की मम्मी ने साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमें पता चल चुका है कि आप रिया के साथ क्या कर रहे हैं। रिया ने भी अब पहली बार अपनी सासू माँ से साफ सीधी बात की। उसने कहा कि उसे पता चल गया था कि आप क्या कर रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। उसने किचन में से वो पोटली भी देखी थी और उसने उन्हें उस बाबा जी के पास जाते भी देखा था। अब रिया की सास और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और वहां से लड़ झगड़ कर चली गई। रिया वापस अपने घर आई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो तुरंत मंदिर के पुजारी जी के पास जाएंगी। मंदिर के पुजारी जी ने रिया को देखते ही तुरंत उससे पूछा कि आखिर कितने टाइम से ये सब उसके साथ चल रहा है, और उन्होंने खुद ही ये बोला कि वो जो साया, जो भूत प्रेत उसके पीछे लगाया गया है वो बहुत ही खतरनाक है और वो इसलिए लगाया गया है कि रिया कभी भी अपने घर में बस ना सके और रिया की सेहत हमेशा ही खराब रहे। मंदिर के पुजारी जी ने रिया के लिए स्पेशल पूजा की और रिया को एक अभिमंत्रित धागा दिया जो रिया को हमेशा अपने पास रखना था। उन्होंने ये बात सख्ती से कही कि कभी भी किसी भी सूरत में ये धागा रिया से दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने रिया को कुछ पढ़ने के लिए भी दिया, कुछ मंत्र जाप जो रिया को रोजाना करना था, और साथ में उन्होंने रिया को ये भी कहा कि वो रेगुलरली पूजा पाठ करती रहे। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। रिया के पास वो अभिमंत्रित धागा अभी भी है और रिया अभी भी पूजा पाठ का प्रॉपर बंदोबस्त करती है। उस टाइम के बाद से रिया कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं की और फाइनली कुछ महीनों के बाद रिया ने अपने ससुराल से डिवोर्स ले ली। आज वो अपनी मम्मी के साथ है। उसकी सेहत काफी बेहतर है और वो अपनी खुद की जॉब करती है। रिया का कहना है कि अब जिंदगी काफी नॉर्मल हो चुकी है, अब हालात काफी बेहतर हैं, उसकी सेहत भी काफी ठीक है, लेकिन अभी भी कभी कभार उसको ऐसे लगता है जैसे घर के कोनों में से कभी कभार कोई उसे खड़ा देखता है या दूर से खड़ा कोई उसे घूरता है। अभी भी वो कहती है कि कभी कभार उसको
बुरे सपने आते हैं, लेकिन वो सपने अब इतने बुरे नहीं हैं जितने कभी हुआ करते थे।